नमस्कार दोस्तों। साइंस साइंस की जो शुरुआत हो चुकी है, तो डिफेंस की क्लास जो है कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कल से जो है साइंस और मैथ की जो है वीडियोज अपलोड की जाएगी। ठीक है, इसमें जो है साइंस के अंतर्गत हमने बायोलॉजी टॉपिक आज लिया है, तो हमें क्या करना है, आज बायोलॉजी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी, हम देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या हमें जानकारी है और क्या क्या जानकारी जो है जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। चलिए हम देखते हैं बायोलॉजी के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं और ये कैसे कैसे इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि बायोलॉजी जो है, ये शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिए जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति में दो वैज्ञानिक का नाम आता है। एक आते हैं लैमार्क और आते हैं दूसरे ट्रेवेरेनस। ठीक है, कौन सी बातें हैं, एक आते हैं लैमार्क और दूसरे कौन होते हैं, ये होते हैं ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरे ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 1802 में जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए जो बायोलॉजी का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बायो, ठीक, इसे कहते हैं बायो, और दूसरा क्या होता है, लोगोस। क्या होता है, दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, बायो और लोगोस। देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ। ठीक है, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। इसका मतलब होता है जीवन। क्या होता है, जीवन। ठीक, और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। तकरीबन 1969 में जो है, 1969 तक जो है जो अध्ययन किया जाता था, उसमें जो है अध्ययन वाली जो है, इसके अंतर्गत मोनेरा, ठीक, और दूसरा है प्रोहिस्टा, और तीसरा है फंजी, ठीक, और चौथा है प्लांटी, ठीक, और पांचवा क्या है, एनिमलिया, एनिमलिया। ठीक, तकरीबन 1969 के आसपास इन सब का अध्ययन जो है किया जाता था, और इन सब का अध्ययन जो है, इन पांचों का अध्ययन जो है हम बायोलॉजी में करते थे। ठीक है, यानी मोनेरा, प्रोहिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया, इन लोगों का कंबाइंड अध्ययन जो है बायोलॉजी में किया जाता था। ठीक है, और इन सबके जो है तकरीबन ये सिद्धांत तकरीबन 1969 के आसपास का था। ठीक है, अभी देखिए इसमें मोनेरा, जो प्रोहिस्टा और जो फंजी होता है, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो मोनेरा है, मोनेरा, प्रोहिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया जो है, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, देखते हैं ब्रांचेस की बात करते हैं। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या होता है, जूलॉजी होता है। क्या होता है, जूलॉजी। और सेकंड क्या होता है, बॉटनी। क्या होता है, सेकंड होता है बॉटनी। फर्स्ट क्या है, जूलॉजी है, सेकंड क्या है, बॉटनी। अब हम देखते हैं कि इसके जो है फादर आप कौन थे। देखिए जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान, इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और जो फादर ऑफ थे जूलॉजी, ये थे अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। अरस्तु कौन थे, जूलॉजी के फादर थे, और यही अरस्तु जो है बायोलॉजी के भी फादर थे। ठीक, किसके फादर थे, बायोलॉजी के। अरस्तु जो है बायोलॉजी के फादर थे, और जूलॉजी के भी फादर अरस्तु ही थे। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता कौन थे, अरस्तु को ही माना गया है। अब वनस्पति का देखते हैं।
जो वनस्पति हैं, वनस्पति जो बॉटनी शब्द है एक्चुअली ये वास्तव में ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से? ये बॉटनी शब्द जो है ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके जो फादर हैं वो थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है क्या माना गया है? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस को माना गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन से संबंधित जो है सिद्धांत किसने किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन से संबंधित मुख्य सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन से संबंधित मुख्य सिद्धांत, इसमें कौन कौन आता है? देखिए, जो मेन जो है सिद्धांत एक आता है स्पेशियल क्रिएशन का। स्पेशल क्रिएशन का जो सिद्धांत है ये काफी, इसे कहते हैं विशेष रचना का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इसे हम विशेष रचना का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, विशेष रचना का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत को दिया था किसने? फादर साउरल ने। किसने? फादर साउरल ने दिया था। ठीक है, याद रखना नाम भाई, फादर साउरल, स्पेशल क्रिएशन का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड इसमें जो आता है वो होता है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का सिद्धांत। कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का सिद्धांत। ठीक है, जो यानी इसे कहते हैं स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, ये भी काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसको जो है अरस्तु और वान हेमाल्ट ने दिया था, हेलमॉन्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था इसको? इसको जो है अरस्तु और इनका नाम था वान हेलमॉन्ट। ठीक, अरस्तु और वान हेलमॉन्ट ने दिया था। क्या दिया था? स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का सिद्धांत। और जो तीसरा सिद्धांत है जिसे बोलते हैं हम बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस का सिद्धांत जो है इसे हम बोलते हैं जैव उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जैव उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो जैव उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको जो है तकरीबन 3 वैज्ञानिकों ने दिया था। देखिए, इसमें किसका किसका नाम आता है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला नाम आता है फ्रांसिस्को रेड्डी का। किसका? फ्रांसिस्को रेड्डी आते हैं। दूसरा नाम आता है लैजारो स्प्लांजानी का। दूसरा क्या होता है? लैजारो। ठीक है, लैजारो स्प्लांजानी का। ठीक है, और जो तीसरा नाम है वो आता है लुइस पास्चर का। किसका? लुइस पास्चर। ठीक है, ये लुइस पास्चर का जो है नाम इसमें आता है। तीसरा नाम किसका आता है? लुइस पास्चर का। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक थे। यानी जो बायोजेनेसिस का सिद्धांत है, यानी जैव उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसको जो है फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है, और लैजारो स्प्लांजानी और लुइस पास्चर का, इतनों ने मिलकर के इसका सिद्धांत दिया था। देखिए, जो चौथा जो केमिकल हाइपोथेसिस है, चौथा सिद्धांत क्या है? वह है केमिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो केमिकल हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं रासायनिक उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं रासायनिक उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको किसने दिया था? इसको दिया था अर्नेस्ट हेगल ने। किसने? अर्नेस्ट हेगल। और इनके साथ में एक वैज्ञानिक और थे, AI, अब नाम स्पष्ट हो गया भाई आपको, AI ओपेरिन। देखिए, ये नाम काफी फेमस है। ठीक है, AI ओपेरिन का नाम जो है काफी फेमस है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने AI ओपेरिन ने एक पुस्तक लिखी थी। किसी को पता भाई? AI ओपेरिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था
ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एआई ओपेरिन जो है इस विषय में काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। तो एआई जो है ओपेरिन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो काफी फेमस हुई थी। चलिए एक बार हम फटाफट देख लेते हैं भाई फिर से। देखिए जो बायोलॉजी है डिस्कस करना, मुझे क्या करना है, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, ये बायोलॉजी शब्द जो प्रयोग में आया कब आया, 1802 ईस्वी में आया। और इसको प्रयोग में लाने वाले कौन कौन थे, लेमार्क थे और ट्रेविरेनस थे। ठीक है, ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है 1802 ईस्वी में जो है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायो, दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। तो जीवन के विषय में अध्ययन करने वाले जो है टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी के पार्ट की, तो बायोलॉजी को जो है दो सेक्शन में पार्ट कर या दो सेक्शन में डिवाइड करके हम जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, जूलॉजी, और दूसरा क्या होता है, बॉटनी। देखिए जो जूलॉजी है, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और जूलॉजी के जो फादर थे वो थे अरस्तु, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी जो है वो अरस्तु ही थे। ठीक है, इस बात को याद रखना कि बायोलॉजी के पिता कौन थे, अरस्तु, और जूलॉजी के पिता ये भी अरस्तु ही थे। ठीक है, बॉटनी के पिता, देखिए बॉटनी जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है और इसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसके फादर ऑफ कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। ना याद रखना, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी के पिता थे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो है कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है मोनेरा, आता है मोनेरा, प्रोहिस्टा, फंजी, ये इन तीनों को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इन तीनों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में किया जाता है। और प्लांटी और एनिमलिया, ठीक, ये पांच, इन पांचों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इन पांचों को कंबाइंड अध्ययन पहले 1969 में किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके संबंध में जो है कुछ नियम है। जैसे पहला नियम क्या है, स्पेशल क्रिएशन यानी विशेष रचना का सिद्धांत, और इसको फादर साउरल ने दिया था। जो फादर साउरल थे उन्होंने जो है विशेष संरचना का सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण रूल जो है एक थ्योरी है। ठीक है, और दूसरा है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का जो सिद्धांत था यानी स्वतः उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, उसको अरस्तु और वान हेलमोंट ने दिया था। अरस्तु और वान हेलमोंट ने दिया था। ठीक है, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको भी याद रखना आप। ठीक है, और तीसरा है बायोजेनेसिस। जो बायोजेनेसिस है यानी जैव उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, इसको 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, अब याद रखना नाम उनका। इसमें पहला था फ्रांसिस्को रेडी, दूसरा था लेजारो स्प्लांजानी, और तीसरा था लुइस पास्चर। इन तीनों ने कंबाइंड रूप से यानी मिलकर संयुक्त रूप से जो है जैव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। यानी जो जैव उत्पत्ति का सिद्धांत है इन तीनों लोगों के संयुक्त संगठन से है, यानी कि तीनों का इसमें योगदान है। ठीक है, इन तीनों का विशेष योगदान है। ठीक है, और केमिकल हाइपोथेसिस, जो केमिकल हाइपोथेसिस आया भाई, ये काफी स्टेब्लिश रहा है और समझाने में जीवन की उत्पत्ति को काफी महत्वपूर्ण रहा है ये नियम, यानी रासायनिक उत्पत्ति का नियम। इसमें जो है जो कौन कौन थे, इसमें थे अर्नेस्ट हेकल थे और एआई ओपेरिन थे। तो अर्नेस्ट हेकल और एआई ओपेरिन ने मिल करके जो है केमिकल हाइपोथेसिस जो है सिद्धांत दिया था। या यूं कहो कि इन दोनों के स्वरूप को अगर हम मिला लें, इन दोनों के सिद्धांतों को, इन दोनों के जो है हाइपोथेसिस को मिलाएं, तो केमिकल हाइपोथेसिस जो है वो सही रूप में सिद्ध होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एआई ओपेरिन थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो काफी फेमस थी और उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के राइटर कौन थे, वो एआई ओपेरिन थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्तव में ये तो था एक डिस्क्राइब थी, जो है ये एक डिस्क्राइब था। अब हम बताते हैं आपको जो है कि जीवन वास्तव में कैसे शुरू हुआ पृथ्वी पर। ठीक है, ये भी एक रहस्य की बात है भाई। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से अलग अलग खोजकर्ता जो है बताते रहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई, वैसे हुई, वैसे हुई। ठीक है, चलिए अब आपको हम जो विशेष सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा बिग बैंग। भाई बिना हम बिग बैंग के इसको समझा ही नहीं पाएंगे, या फिर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए जो बिग बैंग फॉर्म है, ठीक है, बिग बैंग को ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या दिया था, बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। अब देखिए बिग बैंग में होता क्या है, बिग बैंग काफी बड़ा है, ठीक, यानी पूरे ब्रह्मांड की संरचना को हम मान सकते हैं। बिग बैंग सिद्धांत में सबसे पहले क्या लिया गया
कि समस्त ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? धूल और गैस से मिलकर बना है। समस्त ब्रह्मांड जो है किससे मिलकर बना है? धूल और गैस से मिलकर बना है। और इन धूल और गैस से मिलकर क्या बनी है? बिहारिका। क्या बनी है? इन धूल और गैस से मिलकर बिहारिका बनी है, जिसे हम नेब्यूला भी कहते हैं। ठीक है। और इन बिहारिका से मिलकर के जो क्या बना है? तारों का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्टेलर नर्सरी। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं स्टेलर नर्सरी बोलते हैं। ठीक है। स्टेलर नर्सरी यानी तारों का निर्माण, तारों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तारों का निर्माण हुआ है इन सबसे मिलकर के। ठीक है। बिहारिका से। और इन तारों के निर्माण के होने के बाद जो बनी है वो है आकाशगंगा। क्या बना है? आकाशगंगा बनी है। देखिए आकाशगंगा को जो है हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। आकाशगंगा को बोलते हैं गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी कही जाती है यूनान में। कहाँ? यूनान में। यूनान में आकाशगंगा को गैलेक्सी बोलते हैं। और मिल्की वे, क्या मिल्की बोलते हैं इसको यूरोप में। यूरोप में आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और इंडिया में दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भारत में। कहाँ? भारत में। ठीक है। भारत में दुग्ध मेखला बोलते हैं, और यूरोप में मिल्की वे बोलते हैं, और यूनान में गैलेक्सी बोलते हैं। किसको? आकाशगंगा को। अब देखिए आकाशगंगा से मिलकर के क्या बना? आकाशगंगा से बना है सूर्य। क्या बना है? सूर्य बना। ठीक है। अब सूर्य से क्या बना? आप देख लीजिए। सूर्य से बना ग्रह बने। क्या बना? ग्रह। और क्या बने? उपग्रह बने। देखिए ग्रहों से ही उपग्रह बने हैं। ठीक। ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड, और क्या बना? धूमकेतु। धूमकेतु अन्य। ठीक। ये कहाँ बने? ये सूर्य से बने। ठीक है। अब इन ग्रहों में आती है हमारी पृथ्वी। क्या आता है? अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक। किससे? ग्रह से। ग्रह में हमारी पृथ्वी आ गई। ठीक है। अब इस पृथ्वी पे जो है पहले सबसे कौन आया? आर्कीबैक्टीरिया आए। क्या आए? सबसे पहले क्या आया? आर्कीबैक्टीरिया आया। अब इन आर्कीबैक्टीरिया से क्या मिलकर बना? माइक्रोस्फीयर बना। क्या बना? माइक्रोस्फीयर बना। ठीक है। अब इस माइक्रोस्फीयर से क्या बना? प्रोटोवायरस। और इन प्रोटोवायरस से मिलकर क्या बना? प्रोकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल बनी। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल बनने के बाद क्या हुआ? यहाँ शुरू होती हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए अब आपको समझा देने, फिर से समझा देने हैं। देखिए जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो बिग बैंग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बिग बैंग से। अब होता क्या है? देखिए बिग बैंग से पूरा जो सिद्धांत है समझाता है इसको। तो कहते हैं कि पूरा जो है ब्रह्मांड जो है धूल और गैस से मिलकर बना है। धूल और गैस से मिलकर बना है। धूल और गैस से मिलकर के क्या क्या बनता है? बिहारिका बनती है। ठीक है। इनसे बिहारिका बनती है, यानी इसे नेबुला कहते हैं। ठीक है। और बिहारिका से बनता है तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बिहारिका के अंडर जो है वो तारों का निर्माण होता है। इनसे क्या होता है? इनके अंडर में ही तारों का निर्माण होता है। इनसे ही, या यूँ कहो कि इनसे ही तारों का निर्माण हुआ है। इसके बाद फिर इसी के अंडर में क्या बनी है? हमारी आकाशगंगा बनती है। ठीक है। आकाशगंगा बनती है। आकाशगंगा को जो है गैलेक्सी बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, और दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है। गैलेक्सी बोलते हैं यूनान में, मिल्की वे बोलते हैं यूरोप में, और दुग्ध मेखला कहते हैं भारत में। अब देखिए सन, आकाशगंगा में जो है सन, सूर्य का निर्माण हुआ। अब सूर्य में क्या हुआ? सूर्य से जो क्या बना? ग्रह बने, उपग्रह बने, उल्का बने, और धूमकेतु बने। अब ग्रह में देखिए, ग्रहों में हमारी बनी पृथ्वी बनी। पृथ्वी से हमारे पृथ्वी पर क्या बना? पृथ्वी पर आर्कीबैक्टीरिया बने। ठीक। आर्कीबैक्टीरिया बने। अब आर्कीबैक्टीरिया जो है इनका आगे डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ? माइक्रोस्फीयर आया। माइक्रोस्फीयर के बाद क्या आया? प्रोटोवायरस आए। प्रोटोवायरस के बाद क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हो गया तो कन्फर्म है कि यहीं से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। और यहीं से हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। समझ में आया? क्या पढ़ते हैं यहीं से?
यानी कि यहीं से हम प्रोकैरियोटिक सेल के बाद से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है। अब यहीं से जीव बनेगा, और यानी एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, ठीक, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है जीवों का निर्माण होगा, और हम यहीं से बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, यानी बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। चलिए, ये तो रहा भाई डिस्कस किया गया कि शुरुआत कैसे हुई थी। अब देखिए, इसमें सबसे मेन एक और है, हम आपको समझा दे रहे हैं कि एआई ओपेरिन का सिद्धांत, जो काफ़ी फेमस है। एआई ओपेरिन का सिद्धांत तकरीबन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ उन्होंने दी थी, एआई ओपेरिन ने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ समझाई थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सिद्धांत था किसका, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ थोड़ा सा समझ लिया जाता है, ठीक है, कि वास्तव में क्या है। किसका था, एआई ओ का, ठीक है, एआई ओपेरिन द्वारा, ठीक है, एआई ओपेरिन द्वारा दिया गया था। देखिए, एआई ओपेरिन ने सन 1936 में सन 1936 में एआई ओपेरिन ने अपनी किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जीवों के उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अभी आपको हमने पीछे बताया कि रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल और एआई ओपेरिन ने दिया था, ठीक है। तो उसमें जो है एआई ओपेरिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में उन्होंने बताया था कि वास्तव में पृथ्वी पर जो है जीवन का जो है कैसे हुआ। इसमें उन्होंने ये बताया कि सभी प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनका निर्माण समुद्र के जल से हुआ है। भाई, समुद्र में क्या होता है, ये इसमें अथाह जल है समुद्र, ठीक है, समुद्र में क्या है, ये अथाह जल है, और सभी प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण समुद्र के जल से हुआ है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ये बताया कि समुद्र में है पानी, क्या है, जल है, और वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। सब कहाँ पे है, वायुमंडल में है, वायुमंडल है। और ये क्या है, यह है जलमंडल, ठीक, ये जलमंडल है, ये वायुमंडल है। तो वायुमंडल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, और जलमंडल में क्या है, जल है। तो एआई ओपेरिन ने ये बताया कि जो है जीवों का जो है उत्पत्ति वो 3 स्टेप में हुई। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ये बताया, ये जो पदार्थ हैं, ये जो वायुमंडल में गैसें हैं, ये आप जल में घुल करके सबसे पहले क्या करती हैं, साधारण यौगिकों का निर्माण करती हैं। इनमें बनता है हमारा अमोनिया और मीथेन आदि। ये क्या करते हैं, वायुमंडल के जो है ये है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब मिल करके जो है जल में सामान्य यौगिक का निर्माण करती हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये सामान्य यौगिक जो होते हैं, इनमें ये होता है सक्रिय। भाई, मीथेन एक प्रकार का सक्रिय यौगिक है, क्या है, सक्रिय यौगिक है। अब मीथेन एक सक्रिय यौगिक है, तो कन्फर्म ये रुकेगा है नहीं, ये आगे भी जो है बना लेता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या बनती है, सेकेंड स्टेप में जो है मीथेन आगे डेवलप हो करके शर्करा, ग्लिसरीन, ठीक, शर्करा, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और प्यूरिन, अमीनो अम्ल, प्यूरिन, पिरामिडिन, ठीक, आदि का निर्माण करता है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप में ये सारे जो हैं अम्ल, ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे अम्ल जो है आगे डेवलप हो करके यानी आपस में मिल करके एमिनो अम्ल और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका, एमिनो एसिड प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं। अब जब ये एमिनो एसिड और प्रोटीन बन गया तो कन्फर्म है ये आगे और बना लेगा। जब एमिनो और प्रोटीन बनती है तो इसके साथ साथ हमारी शुरुआत किसकी होती है, स्टार्च की। स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, सेलुलोज बनता है और ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन हो गया, बन गया। तो कन्फर्म है ये क्या है, एक प्रकार के ये जटिल हैं, क्या है, जटिल हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। अब इनके बाद होता क्या है, अब ये सब इन सब का नहीं, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण जब हो गया तो इनको क्या कहा, इनको जो है एआई ओपेरिन ने क्या कहा, कोएफेर बेड कहा,
क्वेसर बेड कहा, किसने? AIO ने। AIO ने इनको क्या कह दिया? क्वेसर बेड कह दिया, ठीक है। और इसी को क्या बोला? माइक्रोस्फीयर बोला। इस क्या बोला? माइक्रोस्फीयर। और किसने कहा? सिडनी फॉक्स ने। सिडनी फॉक्स ने क्या कह दिया? इसको माइक्रोस्फीयर बोल दिया। अब देखिए फिर वही कहानी आके अटक गई, ठीक है, कि माइक्रोस्फीयर हो गया तो आर्कीबैक्टीरिया तथा प्रोटोवायरस ठीक बनते हैं। अब देखिए आर्कीबैक्टीरिया से आर्कीबैक्टीरिया, फिर प्रोटोवायरस, फिर जो है माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर से जो है आगे कहानी चलती रहती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल आग तक आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है जीवन की लाइफ चलती रहती है। अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से जो है डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है 1936 में ये जो है AI ओपेनिंग की एक पुस्तक थी, और इसमें उन्होंने समझाया कि जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जो है 3 स्टेप दिए उन्होंने, और 3 स्टेप में उन्होंने पहले ये बताया कि जो समुद्र है, समुद्र का जो जलमंडल है इसमें H2O है, और वायुमंडल में जो है कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। तो ये सारी गैसें हैं, ये समुद्र में घुल करके जो है प्रथम स्टेप में क्या बनाती हैं? साधारण यौगिक, जैसे अमोनिया और मीथेन वगैरह बनाती हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में जो है मीथेन सक्रिय होने के कारण शर्करा, ग्लिसरीन, वशाम्ल, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडीन आदि का निर्माण कर देता है। इसके बाद में ये स्टेप आगे चलती है, तो इसमें जो है थर्ड स्टेप में एमिनो और प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड और प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो ये काफ़ी जटिल कंपाउंड का, यानी काफ़ी जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह आती है। अब भाई जब ये ग्लूकोज वगैरह सब बन गया तो कन्फर्म है जीवन की उत्पत्ति स्वाभाविक है, ठीक। तो इनको जो है AI ओपेनिंग ने क्या कहा कि ये क्वेसर बेड हैं, और इसको जो है सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर कह दिया। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। एक बात और है, वो बात यह है कि यहाँ पर एक आता है कि सबसे पुराना, ठीक, आर्कीबैक्टीरिया क्या है। देखिए आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटोवायरस काफ़ी पुराने माने जाते हैं। जो आर्कीबैक्टीरिया होता है सबसे प्राचीन बैक्टीरिया माना जाता है, कि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया क्या है? वो आर्कीबैक्टीरिया है। और उसमें एक नाम आता है कि देखिए जो हमारे यहाँ जो आर्की जो बैक्टीरिया थे या जो प्रोटोवायरस थे, प्रोटोवायरस या आर्कीबैक्टीरिया थे तकरीबन कितना? 3.7 अरब 3.7 अरब वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। और ये तकरीबन समुद्र तल से कितना? ये समुद्र तल है, और इससे नीचे, किससे नीचे कितना? तकरीबन ये समुद्र तल से 1.5 मील नीचे जो है, कहाँ? समुद्र तल से 1.5 मील नीचे उबलते जल में पाए जाते थे। काफी मजबूत इनकी सेल होती थी भाई, ठीक है। 1.5 मील नीचे जो है उबलते जल में ये पाए जाते थे। कौन? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया या प्रोटोवायरस। अब इनमें सबसे पुराना आता है मेथिनोकोकस, नाम याद रखना। इसमें जो सबसे पुराना नाम है वह है मेथिनोकोकस। मेथिनोकोकस क्या है? सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। क्या है? सबसे प्राचीन आर्कीबैक्टीरिया है। क्या है? सबसे प्राचीन आर्कीबैक्टीरिया है, जो तकरीबन 3.7 अरब वर्ष पूर्व समुद्र तल से 1.5 मील नीचे उबलते जल में पाया जाता था। और इसको जो है किसने दिया था? जे क्रेग वेंटर ने कहा था। किसने? जे क्रेग वेंटर ने मेथिनोकोकस के बारे में बताया था, ठीक है। जे क्रेग वेंटर ने जो है मेथिनोकोकस के बारे में बताया कि मेथिनोकोकस जो है ये क्या है? सबसे पुराना और कैसा? सिंगल सेल, और ये प्रोकैरियोटिक है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक। जे क्रेग वेंटर ने बताया कि मेथिनोकोकस जो है वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक आर्कीबैक्टीरिया है, जो तकरीबन 3.7 अरब वर्ष पूर्व समुद्र तल से 1.5 मील नीचे उबलते जल में पाया जाता था। तो आई थिंक आज का ये टॉपिक खत्म हुआ बायोलॉजी का। अगर आपको समझ में आया हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।